लॉ ऑफ इनर्शिया और न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, लॉ ऑफ इनर्शिया और न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। सबसे पहले हम बात करते हैं इनर्शिया की। इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया किसी भी बॉडी की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से बॉडी अपने अंदर कोई भी चेंज जो होगा उसको अपोज करेगा। और चेंज का मतलब ये नहीं है कि वो लिक्विड है तो गैस बन जाएगी, स्टेट चेंज। ठीक है, तो इनर्शिया क्या है बेसिकली? द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी due to which it opposes any change in its state। ठीक है, अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहेगी, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी। और ये तीन तरीके का है हमारे पास, या तो रेस्ट का होगा या मोशन का होगा या फिर डायरेक्शन चेंज का होगा। कई बार बॉडी ऑलरेडी मोशन में है लेकिन वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर जाती है। ठीक है, तो अगर बॉडी अपनी रेस्ट की स्टेट की बात कर रहा है तो हमारे पास इनर्शिया ऑफ रेस्ट कॉल करेंगे। अगर हमारी बॉडी की एबिलिटी हमारे पास मोशन की है तो इनर्शिया ऑफ मोशन कहेंगे। और अगर वो उसकी डायरेक्शन चेंज करने की तो इसको इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन कहेंगे। एग्जाम्पल बताता हूं आपको। जैसे आप किसी आपने कभी पेड़ पे बहुत सारे फल लगे हुए हैं, ठीक है, और आप एकदम से जाके क्या करते हो, उस पेड़ की ब्रांच को हिला देते हो, तो क्या होता है, जो फ्रूट्स है वो नीचे गिर जाते हैं। सो दिस इज द इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ठीक है, इसी तरीके से आप बस के अंदर बैठे हो, बस सडनली हमारे पास स्टार्ट होती है। जैसे वो स्टार्ट होती है तो क्या होता है हमारे पास, हम पीछे की तरफ जाके गिरते हैं। क्यों गिरते हैं पीछे की तरफ? कि जैसे ही बस स्टार्ट होती है तो हमारा जो लोअर पार्ट है बॉडी का, जब हम बैठे हुए होते हैं, जो लोअर पार्ट होता है दैट इज इन कांटेक्ट विद द बस। तो जब बस स्टार्ट होती है तो हमारा लोअर पार्ट तो मूव करता है, बट द अपर पार्ट जो हेड वाला पार्ट है वो अपनी स्टेट को मेंटेन करने की कोशिश करता है, रेस्ट स्टेट को मेंटेन करने की कोशिश करता है। तो वो क्या करता है, पीछे की तरफ हो जाता है। तो बेसिकली हमारा बॉडी पीछे की तरफ नहीं जाती, हमारा लोअर पार्ट आगे की तरफ हो जाता है और अपर पार्ट वहीं पे रहता है। तो दिस इज कॉल्ड द इनर्शिया एट रेस्ट। ठीक है, जैसे आप आपका डोरमेट हो गया या आपका ब्लैंकेट हो गया, उसमें से अगर आप डस्ट पार्टिकल को रिमूव करना चाहते हो तो आप क्या करते हो, स्टिक से उसको बीट करते हो। तो दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो एक हमारे पास क्या हो गया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। दूसरा क्या होगा हमारे पास, इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन का एग्जांपल क्या हो जाएगा हमारे पास, कि अगर हमारे पास एक रनिंग बस है, रनिंग ट्रेन है, और सडनली इट अप्लाइज अ ब्रेक, तो क्या होता है, हमारा लोअर पार्ट मोशन में होता है लेकिन अपर अपर लोअर पार्ट रेस्ट पे आ जाता है, बट अपर पार्ट बीइंग इन मोशन क्या होता है, वो आगे की तरफ चला जाता है, तो हम आगे की तरफ झुकते हैं। ठीक है, सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन। ठीक है, किसी मूविंग ट्रेन से अगर आप जंप करोगे तो क्या होगा, आप आगे की तरफ गिर जाओगे। क्यों गिरोगे, जैसे ही आप ग्राउंड को टच करोगे तो आपका लोअर पार्ट रेस्ट पे आने की कोशिश करेगा, बट सिंस यू वर ऑन ट्रेन, तो ट्रेन जब आगे की तरफ जा रही है तो आपकी बॉडी भी आगे की तरफ मोशन में है, तो वो आगे की तरफ गिरेगी। ठीक है, लॉन्ग जंप का एग्जांपल। लॉन्ग जंप के एग्जांपल में जब किसी एथलीट को एक लॉन्ग जंप लेनी होती है तो क्या करता है, वो पहले थोड़ा सा दौड़ता है। दौड़ता क्यों है, ताकि वो जो वेलोसिटी गेन करता है, तो वो जो वेलोसिटी गेन करने से जो जंप करता है तो उस जंप में उसको थोड़ा लेंथ ज्यादा मिल जाती है उसको, क्योंकि हमारे पास उसको वेलोसिटी का मोशन मिल जाता है। ठीक है, क्लियर? अच्छा, तीसरा हमारे पास जो एग्जांपल होगा दैट इज द इनर्शिया एट रेस्ट, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के एग्जांपल,
इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के एग्जांपल ये है कि आप कभी देखना कि जैसे जब हम रेनी सीजन होता है, रेनी सीजन में जब हम स्लीपर्स पहन के चलते हैं तो आपका बैक साइड में आपको जो मड होता है, मड के थोड़े बहुत आपको छींटे लग जाते हैं। क्यों लग जाते हैं? क्योंकि जो हमारे पास इनर्शिया जो है वो अपनी पोजीशन को मेंटेन करने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही आप उसकी स्टेट चेंज करते हो तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। ठीक है, आपने देखा होगा जब आप जैसे उत्तराखंड है, आप पहाड़ी सी रोड पे अगर ट्रैवल कर रहे हो और जैसे ही आप एक टर्न लेते हो तो हमारी बॉडी बाहर की तरफ वो झुक जाती है। क्यों झुक जाती है हमारे पास? क्योंकि हमें बाहर की तरफ एक फोर्स फील होता है। अभी सर्कुलर मोशन में पढ़ा था, ये फोर्स कहाँ से आता है? सेंट्रीपिटल फोर्स की हमें ऑब्जर्वेशन मिलती है वहां पे। तो उस फोर्स की वजह से हमारे पास क्या हो, डायरेक्शन चेंज हो जाती है। दूसरा, आपने कभी देखा होगा जो आपके नाइफ वगैरह होता है, अगर उनको थोड़ा सा शार्प करने के लिए हम उसको किसी चीज पे रब करते हैं, रोटेटिंग उस पे, तो उसमें से स्पार्कल्स निकलते हैं। और वो स्पार्कल्स क्या होते हैं? टेंजेंशियल निकलते हैं। तो वो भी हमारे पास इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का एक एग्जाम्पल हो गया हमारे पास। ठीक है, तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन बेसिकली क्या करता है? ना तो मोशन को रेस्ट पे लाता है, ना रेस्ट को हमारे पास मोशन में लाता है, बट इफ अ बॉडी इज इन मोशन इट वे चेंज इट्स डायरेक्शन ऑल्सो। ठीक है, सो इनर्शिया में हमारे पास ये चीज क्लियर हो गई कि अगर बेटा हमारे पास एक बॉल है, अगर वो ग्राउंड पे पड़ी हुई है, तो जब तक आप उस पर फोर्स नहीं लगाओगे, जब तक लात नहीं मारोगे, कुछ नहीं करोगे, तब तक वो बॉल वहां से नहीं हिलने वाली। तो यही है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगी जब तक कि उस पे बाहर से कोई फोर्स ना लगाए। अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में रहेगी जब तक बाहर से कोई फोर्स ना लगाए। अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी डायरेक्शन में चेंज कर रहा है तो उसी डायरेक्शन में रहेगा जब तक कि उस पे बाहर से कोई फोर्स ना लगाए। बात समझ में आया? कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? नो सर। ठीक है, तो ये यस हमारे पास सर। लॉज ऑफ इनर्शिया। तो बाहर से कोई चीज लगाना जिससे कि उसकी स्टेट चेंज हो जाए, रेस्ट की स्टेट मोशन में आ जाए, या मोशन की स्टेट रेस्ट में आ जाए, या डायरेक्शन चेंज हो जाए, सो वी हैव टू अप्लाई सम काइंड ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी विच अलाउ टू चेंज इट्स रेस्ट, या मैं कहूं जो उसका इनर्शिया ब्रेक करे। सो दिस हम फिजिकल प्रॉपर्टी इज कॉल्ड फोर्स, जो उसकी स्टेट को चेंज करती है। सो द नेक्स्ट इज फोर्स। या अभी जब हमने इनर्शिया को स्टडी कर ही लिया है, तो अब मैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। इनर्शिया ने क्या बोला कि बॉडी जो है हमारे पास अपनी इनर्शिया चेंज नहीं करेगी जब तक कि बाहर से कोई चेंज प्रोड्यूस करने का कॉज ना मिले उसको। एम आई राइट? न्यूटन ने क्या एक्सप्लेन किया अपने फर्स्ट लॉ में कि फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। या मैं कह सकता हूं फोर्स इज अ फैक्टर विच कैन चेंज द स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये इनर्शिया होगा। न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या बोला? इन ऑर्डर टू चेंज द स्टेट ऑफ अ बॉडी अ फोर्स इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो कोई भी बॉडी जो होगी वो अपनी स्टेट में तब तक रहेगी, यूनिफॉर्म मोशन में या रेस्ट में, जब तक कि उस पर बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। ठीक है, तो बेसिकली न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ने एक कॉन्सेप्ट दिया, और वो कॉन्सेप्ट दिया किसका? कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स। फोर्स का कॉन्सेप्ट उसने जनरेट किया। क्लियर हो गया? अब फोर्स क्या होता है? फोर्स क्या है? तो किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज करने के लिए हम जो पुश या पुल अप्लाई करते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? फोर्स बोला जाता है। okay. यस तो सर। फोर्स क्या क्या कर सकता है? इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं फोर्स के? पहला, बॉडी की स्पीड चेंज कर सकता है। नंबर 2, डायरेक्शन चेंज कर सकता है।
अगर स्पीड और डायरेक्शन दोनों, अगर डायरेक्शन चेंज कर रहा है तो वेलोसिटी चेंज कर रहा है, अगर स्पीड चेंज हो रही है तो वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो मतलब वेलोसिटी को चेंज करता ही करता है। थर्ड, दोनों में चेंज कर सकता है, स्पीड एंड डायरेक्शन बोथ, ये भी कर सकता है एक साथ। एंड द फोर्थ, बॉडी का साइज भी चेंज कर सकता है या बॉडी की शेप भी चेंज कर सकता है। इतने काम तो ये कर ही लेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास इफेक्ट एक फोर्स प्रोड्यूस Yes, कर sir. सकता है। फोर्स की यूनिट क्या होती है? क्योंकि न्यूटन ने इसको जनरेट किया, तो इसकी फोर्स होती है हमारे पास न्यूटन एमकेएस सिस्टम में, और डाइन होती है हमारे पास सीजीएस सिस्टम में, ठीक है। क्लियर? Yes, sir. क्लियर। इसके अलावा और भी हमारे पास यूनिट्स होती हैं। एक यूनिट हमारे पास होती है इसकी केजी वेट होती है हमारे पास एक यूनिट, और इस केजी वेट को, बातें मत करो, इसको केजी फोर्स भी बोलते हैं। आस्था बातें मत करो बेटा। इसी तरह हमारे पास एक यूनिट होती है ग्राम वेट, और ग्राम वेट को हम ग्राम फोर्स भी बोलते हैं, ठीक है। अब इसको अब केजी वेट को अगर मुझे कन्वर्ट करना है न्यूटन में, तो मैं इसको बहुत सिंपल तरीके से कन्वर्ट कर सकता हूं। 1 kg फोर्स इज इक्वल्स टू 9.8 न्यूटन, और 1 ग्राम फोर्स इज इक्वल्स टू 980 डाइन। और न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 10⁵ डाइन। ये तीन हमारे पास कन्वर्जन होते हैं, ये तीनों में पता होने चाहिए। क्लियर? Yes, sir. अब तीसरा जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, दैट इज मोमेंटम। यहाँ पे बेसिकली मैं बात करने वाला हूं लीनियर मोमेंटम, क्योंकि मोमेंटम लीनियर भी होता है और एंगुलर भी होता है, ठीक है। तो यहां पर मैं लीनियर मोमेंटम की बात करूं तो क्या होता है, देखिए, जब कोई बॉडी मोशन में होती है, ठीक है, तो क्या होता है कि आप एक एग्जांपल लो कि एक कार है, वो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आपको हिट करती है, ठीक है। और आपके पास एक पिंक बॉल है, पिंक बॉल तो आपने देखी होगी ना, बहुत छोटी सी होती है, वो भी 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आपको हिट करती है। तो आपको कौन ज्यादा इफेक्ट करेगी? ऑब्वियसली बात है, कार का जो हिट होगा वो आपके लिए ज्यादा पेनफुल होगा। क्यों? क्योंकि कार हैवी भी तो होती है। मान लीजिए ये हमारे पास 300 kg की है, और ये तो हमारे पास 30 ग्राम से ज्यादा भी नहीं होगी, ये भी ज्यादा बोल दिया मैंने। तो जब हमारे पास एक 300 kg का ऑब्जेक्ट आपको 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से हिट करेगा, तो आपको कहीं ना कहीं चोट लगेगी। तो इसका मतलब जो आपके ऊपर जो मोशन का जो टोटल इफेक्ट आया है, वो सिर्फ स्पीड पे डिपेंड नहीं करता है, वो इस चीज पे भी डिपेंड कर रहा है कि ऑब्जेक्ट का मास क्या है, कौन सा ऑब्जेक्ट हैवी है, कौन सा ऑब्जेक्ट स्मॉल है। सो द टोटल क्वांटिटी ऑफ मोशन इज कॉल्ड मोमेंटम। द टोटल quantity of motion possessed by a moving body is called its momentum. क्लियर? और मोमेंटम को डिफाइन करते हैं हम P से, एंड इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड द वेलोसिटी ऑफ बॉडी। मास एंड स्पीड नहीं बोला है, मास एंड वेलोसिटी बोला है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और मोमेंटम की जो डायरेक्शन होगी, वो डायरेक्शन वही होगी जो उसकी उस इंस्टेंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। यूनिट क्या हो जाएगी? मास की यूनिट होती है केजी, और
मीटर पर सेकेंड, और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है हमारे पास mlt-1। बात समझ में आया? कोई प्रॉब्लम? No, sir. ठीक है, तो अगर Yes, हमारे sir. पास ये इफेक्ट आता है तो कार का हमारे पास टोटल क्वांटिटी देखो कितना हो जाएगा। ये हो जाएगा 3 इंटू 10⁴, मल्टीप्लाई करो 300 इंटू 10 को, और अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 30 ग्राम। 30 इंटू 10⁻³ इंटू 10, तो ये हो जाएगा 300 इंटू 10⁻³ 0.3। बात समझ में आया? तो अब आप देखो जो टोटल मोशन का जो टोटल क्वांटिटी जनरेट हुई है, तो ये देखो 0.3 और इधर 3 इंटू 10⁴, तो किसका अमाउंट ज्यादा है? कार का। तो इसलिए आपको जो कार का इम्पैक्ट है वो ज्यादा आपके लिए पेनफुल होगा। क्लियर हुआ? आपको कैलकुलेट करना होता है चेंज इन मोमेंटम। जैसे एक एग्जांपल दे देता हूं कि एक सामने वॉल है, ये हमारे पास एक फुटबॉल है, इसका मास दे रखा है m, ये यहाँ पे u स्पीड से आती है। ऑब्वियस सी बात है जब वो इसको हिट करेगी तो हिट करने के बाद वो अपनी डायरेक्शन चेंज करेगी, वापस आएगी। मान लीजिए वापस आ रही है वो v स्पीड से, तो उसने पूछा कि बताओ उसका मोमेंटम में चेंज कितना हुआ है। तो देखो इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा, m इंटू यू, और उसकी डायरेक्शन देनी पड़ेगी आपको, ये वाली है। और फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा, m इंटू वी, और वो क्या हो जाएगी हमारे पास डायरेक्शन, ये हो जाएगी। बात समझ में आया? ये हमारे पास एक वॉल है, ये बॉल हमारे पास आ रही है u स्पीड से, m मास की है, ये आके यहाँ पे हिट करी और हिट करके ये ऐसे रिबाउंड हो जाएगी। Am I right? मान लीजिए रिबाउंड हुआ v स्पीड से, या अगर आपसे बोला जाए कि सेम स्पीड से रिबाउंड होगा, तो व्हाट इज द चेंज इन मोमेंटम? तो आप बोलोगे सर क्योंकि सेम स्पीड से या मोमेंटम में तो कोई चेंज हुआ ही नहीं, अभी भी mu था, अभी भी mu है। बट सिंस डायरेक्शन इज चेंजिंग, सो वी हैव टू कैलकुलेट द चेंज इन मोमेंटम। तो अगर इनिशियल mu है, फाइनल भी mu होगा, तो चेंज इन मोमेंटम इज फाइनल माइनस इनिशियल, तो ट्वाइस ऑफ mu हो जाएगा। Am I right? Yes, sir. ठीक है, चलो कैसे करेंगे इसको, देखो इसका एक कंपोनेंट ये रहा, एक कंपोनेंट ये रहा, ये हो जाएगा mu। सपोज दिस इज मेकिंग एन एंगल थीटा, तो ऑब्वियसली बात है ये भी एंगल थीटा होगा, ये भी एंगल थीटा होगा, दिस विल बी mu cos थीटा, और ये हो जाएगा mu sin थीटा। इसके भी कंपोनेंट बनेंगे हमारे पास ये, इफ दिस वन इज थीटा तो दिस वन इज आल्सो थीटा, सो ये हो जाएगा mu cos थीटा और ये हो जाएगा mu sin थीटा। तो देखो आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि x और y दोनों में चेंज हो रहे हैं, तो दोनों में अगर चेंज हो रहे हैं तो इसको सॉल्व करने के लिए आप यहाँ पे देखो, ये हमारे पास x एक्सिस का टोटल इफेक्टिव हो जाएगा और y एक्सिस का टोटल इफेक्टिव अगर किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो हो जाएगा, फिर आपको उनका रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा, दैट विल बी द इफेक्टिव चेंज इन मोमेंटम। बट सिंस आई एम यूजिंग अ वेक्टर फॉर्मेशन, तो वेक्टर में हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे वो मैं बता देता हूं। इनिशियल मोमेंटम को क्या लिख सकता हूं मैं, इसको लिख सकता हूं mu cos थीटा i कैप प्लस mu sin थीटा माइनस j कैप। ये हो जाएगा हमारे पास mu cos थीटा i कैप माइनस mu sin थीटा j कैप। एम आई राइट? और फाइनल मोमेंटम अगर आपको निकालना है तो कैसे निकालोगे, ये हो जाएगा mu cos थीटा माइनस i कैप माइनस mu sin थीटा इंटू माइनस j कैप। क्योंकि बेटा देखो ये हमारे पास x है, ये हमारे पास y है, तो ऊपर की तरफ हमारे पास j होता है और ये हमारे पास i होता है, तो जब इसकी अपोजिट डायरेक्शन होगी तो ऑब्वियस सी बात है विद निगेटिव साइन होगी, इसलिए मैंने j कैप को दोनों टाइम निगेटिव ही लिया है। सो माइनस mu cos थीटा
आई कैप, ये हो जाएगा सॉरी तो प्लस है ना, सो माइनस एम यू साइन थीटा जे कैप। तो हमारे पास इनिशियल फाइनल मोमेंटम आ गए। तो चेंज इन मोमेंटम निकालना है हमारे पास। तो चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, तो ये हो जाएगा माइनस एम यू कॉस थीटा आई कैप माइनस एम यू साइन थीटा जे कैप माइनस इनिशियल मोमेंटम को लो आप यहां पे। इनिशियल मोमेंटम कितना है हमारे पास, एम यू कॉस थीटा आई कैप माइनस एम यू साइन थीटा जे कैप। सो सॉल्व करता हूं उसको, माइनस एम यू कॉस थीटा आई कैप माइनस एम यू साइन थीटा जे कैप माइनस एम यू कॉस थीटा आई कैप माइनस माइनस प्लस एम यू साइन थीटा जे कैप। साइन वाला कंपोनेंट कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा माइनस ट्वाइस ऑफ एम यू कॉस थीटा इंटू आई कैप। सो दिस इज द चेंज इन मोमेंटम। क्लियर हुआ बेटा? अब इसको आप ऐसे समझिए, मैं इसको लिख सकता हूं ट्वाइस ऑफ एम यू कॉस थीटा इंटू माइनस ऑफ आई कैप, यानी जो इफेक्टिव मोमेंटम होगा वो माइनस आई कैप डायरेक्शन को एक्सप्लेन करेगा। तो दिस इज द वेक्टर फॉर्मेशन टू सॉल्व द चेंज इन मोमेंटम। अब एक चीज बता देता हूं बेटा, क्योंकि नीट का एग्जाम में आप बार बार इतना टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। अगर क्वेश्चन रियली कॉम्प्लिकेटेड आया तब तो देखो टाइम लगता है, लेकिन अगर क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते तो आप सीधा देखिए, बिफोर द इम्पैक्ट डायरेक्शन उसकी डाउनवर्ड है, आफ्टर द इम्पैक्ट भी डायरेक्शन डाउनवर्ड है। क्योंकि डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं हो रहा है, स्पीड में भी कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो सिंस देयर इज नो चेंज, तो आप यहाँ पे सीधा सीधा लिखेंगे कि हमारे पास इस डायरेक्शन का चेंज इन मोमेंटम 0 है। जब चेंज इन हुआ तो चेंज इन मोमेंटम कहां से आएगा? अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अभी हमारे पास एम यू कॉस थीटा है, बाद में भी एम यू कॉस थीटा है, बट देयर डायरेक्शन इज चेंजिंग। सो इफ डायरेक्शन इज चेंजिंग, देयर विल बी अ चेंज इन मोमेंटम, बिकॉज मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सो फाइनल माइनस इनिशियल एम यू कॉस थीटा माइनस ऑफ माइनस एम यू कॉस थीटा, क्योंकि डायरेक्शन जो है वो ये वाली अगर पॉजिटिव ली है तो ये वाली निगेटिव लेनी पड़ेगी, तो दोनों ऐड हो जाएंगे। सिंपल सी बात है, ऑपोजिट डायरेक्शन होगी तो ऐड कर देना, सेम डायरेक्शन होगी तो सब्ट्रैक्ट कर देना, दैट विल बी द चेंज। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन ने अपने सेकंड लॉ ऑफ मोशन में एक्सप्लेन किया कि जो मोमेंटम होता है वो मोमेंटम जिस रेट से चेंज होता है वो अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स की वजह से आता है। यानी मोमेंटम में अगर चेंज हुआ तो इसका मतलब डेफिनेटली देयर इज अ फोर्स। व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन मोमेंटम देयर इज अ फोर्स। या मैं कह सकता हूं चेंज इन मोमेंटम फोर्स जनरेट करता है, या मैं कह सकता हूं कि जब फोर्स लगती है तो मोमेंटम में चेंज होता है। क्योंकि फोर्स लगी, उसका डायरेक्शन चेंज हुआ, उसका स्पीड चेंज हुआ, उसका वेलोसिटी चेंज हुआ, तो ऑब्वियस सी बात है वेलोसिटी तो चेंज हुआ। तो if there is a force, there is a change in velocity, and if there is a change in velocity, there is a change in momentum. तो हम इनडायरेक्टली ये कॉल कर सकते हैं कि न्यूटन सेकंड लॉ में ये चीज कॉल कर सकते हैं हम कि दिस F is proportional to dp upon dt. Rate of change of momentum is directly proportional to force. बट प्रैक्टिकली जब हमने इसको कैलकुलेट किया, जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है वो फैक्टर है, अगर वो एमके सिस्टम में लेते हैं तो वो 1 आता है, तो आई कैन से दैट दिस इज डीपी अपॉन डीटी। क्लियर? और मोमेंटम की वैल्यू होती है मास इनटू वेलोसिटी। सो इफ मास इज कांस्टेंट, सो दिस एफ इज इक्वल्स टू m इंटू डीवी अपॉन dt, और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। सो यहां पर एक नया कॉन्सेप्ट निकल के आता है एक्सेलरेशन। ये फोर्स जो होती है वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है, और एक्सेलरेशन आपको पता है, एक्सेलरेशन डायरेक्शन चेंज करने से भी आता है, एक्सेलरेशन हमारे पास स्पीड की मैग्नीट्यूड चेंज करने से भी आता है।
ठीक है, तो अगर हमारे पास मैं जनरल फॉर्मेशन में लेके चलता हूं तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बनेगा f इज इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो ये बन जाएगा f इज इक्वल्स टू एम ए प्लस v इंटू डी एम अपॉन डी टी। dm अपॉन dt मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मास। तो अगर m हमारे पास कांस्टेंट है तो ये वाला जो फैक्टर होगा हमारे पास 0 हो जाएगा, तो हम सिर्फ इतने को पढ़ते हैं। लेकिन अगर m वेरिएबल है तो ये दोनों रिजल्ट हमारे पास काम आते हैं फोर्स निकालने में, ठीक है ना। अगर कांस्टेंट अगर स्पीड कांस्टेंट, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है बट मास इज चेंजिंग, देन अगेन फोर्स एग्जिस्ट। रॉकेट प्रोपल्शन का केस आएगा ये, या कन्वेयर बेल्ट का केस आता है हमारे पास, ठीक है। तो जब मास वेरी करता है तो रॉकेट प्रोपल्शन या कन्वेयर बेल्ट के जो केस न्यूमेरिकल आएंगे उसमें हम इस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे कि वहां पर जो फोर्स होती है दैट इज इक्वल्स टू v इंटू डी एम अपॉन डी टी। रॉकेट प्रोपल्शन या कन्वेयर बेल्ट का जो एग्जांपल होता है, इनके न्यूमेरिकल में हम इस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे क्योंकि वहां पर कांस्टेंट स्पीड से वेलोसिटी कांस्टेंट होती है बट मास चेंज होता है, तो वहां पर हमारे पास फोर्स एग्जिस्ट करती है। और अगर हमारे पास मास कांस्टेंट है एंड वेलोसिटी इज चेंजिंग, देन अगेन फोर्स एग्जिस्ट इन नेचर। तो अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन बन के आए कि कांस्टेंट वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट चल रहा है बट उसका मास चेंज हो रहा है, इज देयर एनी फोर्स? यस, डेफिनेटली देयर इज अ फोर्स, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन के थ्रू इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। सपोज हमारे पास एक फोर्स है 6i कैप माइनस 8j कैप प्लस 10k कैप, इतने न्यूटन की एक फोर्स है और ये एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है हमारे पास √2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, ठीक है। तो बताना है कि ऑब्जेक्ट का मास कितना होगा। This force F produces an acceleration of √2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर in a body. Calculate the mass of body. कैसे निकालोगे? अब आप कहोगे सर वो तो वेक्टर है, ये तो वैसे हो गया। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना बेटा, फोर्स को भी हम, क्योंकि मास स्केलर क्वांटिटी होती है ना, तो अब देखो F इज इक्वल्स टू m इंटू ए होता है, तो हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर लेते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ F इज इक्वल्स टू m इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाल लो बेटा, यहाँ पे निकालना आता है आपको। आई कैप के कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जे कैप के कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस के कैप के कंपोनेंट का स्क्वायर, ठीक है। तो ये कैसे सॉल्व करेंगे? ये हो जाएगा हमारे पास 36 प्लस 64 प्लस 100, तो ये हो जाएगा 200, तो ये हो जाएगा 10√2 न्यूटन। दिस इज द फोर्स। तो हमारे पास क्या आ गया? दिस इज 10√2 इज इक्वल्स टू m इंटू √2। √2 to √2 कैंसिल, सो दिस m इज इक्वल्स टू 10 kg। क्योंकि न्यूटन की बात कर रहे हैं वो, तो 10 kg का मास हमारे पास आ गया। कोई प्रॉब्लम इसमें? ये सरफेस पे रखा हुआ है 5 kg का ब्लॉक है, ठीक है। सरफेस स्मूथ है और इस ब्लॉक के ऊपर फोर्स लगी है इस तरीके से 15 न्यूटन की। वर्टिकल से 60 डिग्री का एंगल बना, तो जब ये फोर्स लगेगी तो ऑब्वियस सी बात है ये ब्लॉक आगे की तरफ जाएगा किसी एक्सेलरेशन से। तो कह रहा है कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक। कैसे निकालोगे? देखो अब आने शुरू हो गए प्रॉब्लम। ये सिंपल प्रॉब्लम्स हैं, कोई ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। तो कैसे निकालेंगे बेटे? देखो जब भी हमारे पास न्यूटन्स लॉ की प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है तो आपको जितनी भी पॉसिबल डायरेक्शंस होती है उसमें फोर्स के इफेक्ट को ऑब्जर्व करना होता है, ठीक है।
और उसका हमारे पास एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं FBD। और फ्री बॉडी डायग्राम का एनालिसिस करें, सब आप लोग कर चुके हैं। तो देखो ये फोर्स अगर ऐसे लग रही है तो ये फोर्स यहाँ पे सेंटर से होती हुई जाएगी, तो यानी ये फोर्स ऐसे काम कर रही है। तो इस फोर्स के दो कंपोनेंट बनेंगे, एक कंपोनेंट ये बनेगा, एक कंपोनेंट ये बनेगा। अगर वर्टिकल से जो एंगल है अगर वो 60 डिग्री बन रहा है तो मुझे बताओ इसका मतलब ये एंगल 60 डिग्री है बेटा, ठीक है ना, मैं राइट? Yes, sir. तो इसका मतलब ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, F cos 60, और ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा F sin 60। तो जो F sin 60 है वो हमारे पास इस डायरेक्शन में काम कर रहा है, तो इस डायरेक्शन में अगर काम कर रहा है तो ये इस डायरेक्शन में मोशन प्रोवाइड करेगा। F cos 60 डाउनवर्ड काम कर रहा है तो वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोशन प्रोवाइड करेगा। लेकिन एक प्रॉब्लम है, ये एक दूसरी बॉडी के साथ कांटेक्ट में जो है सरफेस, तो जब वो नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा तो सरफेस भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगी। एवरी एक्शन इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो वो हमारे पास ऊपर की तरफ काम करेगा, तो इसको बोलते हैं हम नॉर्मल रिएक्शन। तो जो F cos 60 है ये तो बैलेंस हो गया नॉर्मल रिएक्शन के साथ। तो अगर एग्जाम में पूछता व्हाट इज द नॉर्मल रिएक्शन, सो दैट इज F cos 60। और मोशन किस वजह से आया, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो राइट साइड में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में इस फोर्स को F sin 60 को रोकने वाला कोई नहीं है, अपोजिंग फोर्स कहीं है ही नहीं। तो ऑब्वियस सी बात है दिस इज द फोर्स विच इज प्रोड्यूसिंग एक्सेलरेशन। सो दिस F sin 60 is the force which is producing acceleration. F is equals to m, न्यूटन सेकंड लॉ लगा दिया। तो इसका मतलब A कितना हो जाएगा हमारे पास, F sin 60 अपॉन m। और F की वैल्यू कितनी है 50, sin 60 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, √3/2। और m कितना दे रखा है हमारे पास 5 kg। सॉल्व कर लेते हैं, 5 से हो जाएगा 10, 2 5 10, ये हो जाएगा हमारे पास 5√3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द एक्सेलरेशन। क्वेश्चन देखता हूं, एक और दूं आपको। ये दोनों क्वेश्चन मैंने आपको दिए जिसमें मास कांस्टेंट था। चलो एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं जिसमें मास वेरिएबल होता है। ये हमारे पास एक ब्लॉक है, ये हमारे पास फ्रिक्शनलेस सरफेस है। इस फ्रिक्शनलेस सरफेस के ऊपर ये ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है। इस ब्लॉक का जो मास है दैट इज 5 kg। और यहां पर आपने एक वाटर जेट लगा दिया, तो ऑब्वियस सी बात है इससे पानी आ रहा होगा, ठीक है। और जेट से जो वाटर निकल रहा है वो उसका रेट है 3 kg पर सेकेंड। ये वाटर जेट है, इससे वाटर निकल रहा है 3 kg पर सेकेंड, ठीक है। और इस वाटर की जो स्पीड है वो कितनी है हमारे पास 4 मीटर पर सेकेंड की कांस्टेंट स्पीड से वाटर निकल रहा है, और पर सेकेंड 3 kg वाटर बाहर निकल जाता है। तो क्या इस ब्लॉक पे कोई एक्सेलरेशन होगा? डेफिनेटली होगा, क्योंकि जब ये वाटर इस ब्लॉक को हिट करेगा तो बेटा एक बात बताओ, तो जब हिट करेगा तो मोमेंटम में चेंज होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि वाटर अभी इनिशियली मोशन में है, ब्लॉक पे हिट करके उसका मोशन अगर नहीं रुकेगा तो कम से कम रिड्यूस तो होगा। एंड सिंस द वेलोसिटी इज चेंजिंग तो आई विल डेफिनेटली से देयर इज अ मोमेंटम चेंज, एंड इफ देयर इज अ मोमेंटम चेंज देयर इज अ फोर्स। और अगर यहाँ पे फोर्स है तो इस ब्लॉक के अंदर एक मोशन आएगा, मोशन आएगा तो उसके पास एक्सेलरेशन भी होगा। यही आपको निकालना है। और मैंने अभी आपको क्या बोला, जब इस वेलोसिटी कांस्टेंट है और मास वेरी कर रहा है तो ये 3 kg पर सेकेंड क्या है बेटा, ये है हमारे पास dm/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ मास। तो आपको पता है फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, v इंटू dm/dt। और ये किसके इक्वल हो जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहां से आप a निकल जाएगा, a इज इक्वल टू v/m इंटू dm/dt। एम आई राइट? v कितना है 4, मास कितना है 5 kg, dm/dt दे रखा है 3 kg पर सेकेंड।
तो ये हो जाएगा हमारे पास 12/5। जब इसको सॉल्व करेंगे तो दैट इज 2.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बात समझ में आया? कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? तो 3 एग्जाम्पल मैंने आपको करा दिए, तीनों केस आपके साथ क्लियर हो गया। ठीक है, आप कुछ और चीजें बता देता हूं आपके पास। अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है तो बताओ उसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा? सर 0। क्यों? क्योंकि ए 0 हो जाएगा, क्योंकि ए जो होता है वो dv/dt होता है, और क्योंकि ये हमारे पास कांस्टेंट है तो ऑब्वियस सी बात है एक्सेलरेशन 0 हुआ। सो दिस फोर्स इज इक्वल टू ma, सो हमारे पास 0 हो जाएगा। बात समझ में आया? लेकिन एक चीज ध्यान रखना, एक्सेलरेशन 0 है, 0 वेक्टर है वो। क्लियर? तो एक्सटर्नल Yes, sir. फोर्स की एब्सेंस में अगर कोई पार्टिकल मोशन में है तो वो उसी डायरेक्शन में मूव करता रहेगा। क्लियर? दूसरी चीज, अगर हमारे पास फोर्स, अच्छा चलो, अभी तक हमने कैलकुलेट कर लिया द अमाउंट ऑफ फोर्स। अब आप एक बात बताओ, आपको एक वाटरमेलन दिया और बोला कि इस वाटरमेलन को अपने हाथ में पकड़ के खड़े हो जाओ, तो कितनी देर तक खड़े हो सकते हो आप लोग? मतलब ये हुआ कि अभी तक हमने जो अमाउंट निकाला था उसमें हमने एक बात कर ली, उसमें ये बात की थी कि ऑब्जेक्ट की अगर स्पीड ज्यादा है, मास कम है, तब भी फोर्स का इफेक्ट अलग होगा। मास ज्यादा है, स्पीड कम है, तब भी उसका इफेक्ट अलग होगा। ठीक है, तो मानी मोमेंटम में जो बिहेवियर है वो हमने ऑब्जर्व किया था। लेकिन अब यहाँ पे एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि बेटा जो फोर्स लगती है वो फोर्स कितनी देर तक काम कर रही है, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक वाटरमेलन को 10 मिनट तक पकड़ोगे तो आपको इतनी थकावट नहीं होगी, 2 घंटे तक पकड़ोगे तो आपके हाथों में दर्द हो जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इट मीन्स कि जब हमारे पास किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगती है और वो फोर्स कितने टाइम तक काम करती है वो इंपॉर्टेंट होता है। वो हमारे पास बताता है इफेक्ट ऑफ फोर्स, कि भैया फोर्स का इफेक्ट कैसा रहा। समझ में आ रही है मेरी बात? तो दिस इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड इंपल्स। ठीक है, तो इसको, ये बेसिकली क्या हो गया इफेक्ट ऑफ फोर्स? इंपल्स है, इंपल्स इज डिफाइंड बाय आई, एंड दिस आई इज इक्वल टू फोर्स इनटू द टाइम इंटरवल अप टू विच दिस फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी। ठीक है, अब इंपल्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो दिस आई इज इक्वल टू एफ डी इंटू डेल्टा टी, या बेटर तरीके से तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, आई इज इक्वल टू एफ डी टी। बात समझ में आया? कोई प्रॉब्लम? अच्छा, अब एक चीज बताओ, एफ को क्या लिखा था मैंने? डीपी अपॉन डी टी। सो दिस आई इज इक्वल्स टू डीपी। इसका मतलब ये हुआ जो मोमेंटम में चेंज होता है दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू इंपल्स। सो द चेंज इन मोमेंटम is equals to impulse. So this is called impulse momentum theorem. The impulse of a force is equals to the change in momentum. Simple, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? No, sir. ठीक है, चलिए, तो अगर आपने ये इंपल्स कैलकुलेट कर लिया तो आपको पता चल गया कि अगर मोमेंटम में चेंज है तो इंपल्स होगा, अगर मोमेंटम में चेंज ही नहीं है तो इंपल्स कितना होगा? 0, इंपल्स भी नहीं होगा। अब इसका एक एग्जांपल बताता हूं। जब कोई क्रिकेटर होता है और जब वो कैच पकड़ता है और शॉट बहुत जोर से लगता है तो वो अपना हाथ ना पीछे की तरफ लेके जाता है। क्यों लेके जाता है? वो इसलिए लेके जाता है कि क्योंकि जब वो स्पीड, हाँ बोलो।
चोट कम लगे सर, वो पीछे हाथ इसलिए लगता है। तो टाइम पीरियड इंक्रीज हो जाए जिसके कारण फोर्स कम हो जाए थोड़ा। एग्जैक्टली क्योंकि मोमेंटम में जो चेंज है वो तो फिक्स्ड है, हमें इम्पल्स को देखना है। तो अगर मैं इस टाइम इंटरवल को बढ़ा देता हूं तो क्योंकि इनका प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट रहेगा तो फोर्स कम हो जाएगा, ताकि मोमेंटम में चेंज जो है हमारे पास मेंटेन रहे इम्पल्स। बात समझ में आया? Yes, sir. तो अब देखो, क्योंकि हमने अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले, दिस F इज इक्वल्स टू dp अपॉन dt। ये क्या था बेटे, याद है? बताओ। न्यूटन सेकंड लॉ था। और यहाँ पे जो F है वो क्या है? एक्सटर्नल फोर्स। सपोज दिस एक्सटर्नल फोर्स इज 0, तो क्या होगा? तो इसका मतलब दिस dp अपॉन dt बिकम 0, या मैं कह सकता हूं दिस dp इज इक्वल्स टू 0, या मैं कह सकता हूं दिस p इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। सीधी सी बात है, अगर हमारे पास फोर्स है ही नहीं तो मोमेंटम में चेंज होगा ही नहीं। तो मोमेंटम क्या रहेगा? फिक्स्ड रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। बिफोर द मोशन फोर्स एंड आफ्टर द फोर्स द मोमेंटम इज सेम, इट मींस फोर्स इज कांस्टेंट। दिस इज कॉल्ड द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या बोल रहा है कि इफ external force, net external force on a system is 0, then the linear momentum of the system remains constant. और एक चीज का ध्यान रखना कि ये जो फोर्स होती है ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस तीनों पे काम करती है, ठीक है? तो इसलिए तीनों का ध्यान रखना है। तो अगर हमारे पास एक्स एक्सिस की फोर्स 0 है तो हमारे पास एक्स एक्सिस का मोमेंटम कांस्टेंट होगा। वाई एक्सिस की फोर्स 0 है तो हमारे पास वाई एक्सिस का मोमेंटम कांस्टेंट होगा। और अगर जी एक्सिस की फोर्स 0 है तो इसका मतलब जी एक्सिस का मोमेंटम कांस्टेंट होगा। बात समझ में आया या नहीं है? यस सर। तो जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे इस चीज का ध्यान रखना हमारे पास। अच्छा, अगर किसी बॉडी के ऊपर बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं तो उन सब फोर्सेस की वजह से मोमेंटम जनरेट होगा। तो जब मैंने बोल दिया कि दिस एफ एक्सटर्नल इज 0, तो इसका मतलब ये हुआ कि P1 प्लस P2 प्लस P3 एंड सो ऑन, जितने भी मोमेंटम होंगे उन सब का जो सम होगा वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा। क्लियर? तो जितने भी मोमेंटम होंगे उन सब का वेक्टर सम सेम होगा। अच्छा, जब हमारे पास यहां पर सपोज एक एग्जांपल लेता हूं कि ये हमारे पास एक गन है, उसके अंदर एक क्या है? बुलेट है। गन का मास है m, बुलेट का मास है स्मॉल m। अभी जो बुलेट है वो गन के अंदर ही है। तो अभी इनिशियली जो हमारे पास जयेंद्र सर को फोन करिए, जयेंद्र सर को फोन करिए 1 मिनट। कर तो काम है मुझे भैया, क्लास कर लो या तो या माइक म्यूट करके तब बात कर लो। तो इनिशियली जो हमारे पास सिस्टम बना, सिस्टम क्या बना बेटे? पूरा है ना सिस्टम। इनिशियली सिस्टम जो है दोनों रेस्ट पे है, तो यानी गन भी हमारे पास रेस्ट पे है और जो बुलेट है वो भी हमारे पास रेस्ट पे है। तो इनिशियल मोमेंटम क्या है सिस्टम का? 0। अब जैसी गन फायर हुई तो क्या होगा? बुलेट जो होगी वो आगे की तरफ गई, सपोज u स्पीड से, तो क्या होगा? बाहर से तो कोई फोर्स नहीं लगी। जब बुलेट फायर होती है किसी गन से, बाहर से फोर्स नहीं लगती, फोर्स जो होती है वो गन के अंदर ही लगती है। तो एक्सटर्नल फोर्स 0 है, देयर इज एन इंटरनल फोर्स, तो इंटरनल फोर्स का भी काउंट नहीं होती। तो एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा?
फाइनल मोमेंटम किस किस का होगा? गन का भी होगा और बुलेट का भी होगा। मान लीजिए ये जो गन है, बुलेट है जो इस डायरेक्शन में गई, m इंटू यू आई कैप, और मुझे नहीं पता कि गन किस डायरेक्शन में जाएगी और किस स्पीड से जाएगी। मैं इसको भी आई कैप ही मान लेता हूं कि बुलेट भी उसी डायरेक्शन में गई, गन भी उसी डायरेक्शन में गई। मैं गलत मान सकता हूं, वेक्टर नोटेशन अपने आप बता देगा उसको कि सही क्या है गलत क्या है। अब क्योंकि हमारे पास एफ एक्सटर्नल 0 है, तो इसका मतलब इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम 0 था सिस्टम का, फाइनल मोमेंटम कितना हुआ? एम यू आई कैप प्लस एम वी आई कैप। हमें v निकालना है, तो दिस v इज इक्वल्स टू स्मॉल m अपॉन कैपिटल M इंटू आई कैप बट विद नेगेटिव साइन। अब ये नेगेटिव साइन मास के साथ तो कभी आता नहीं है, क्योंकि मास कभी नेगेटिव होता नहीं है, तो आई कैन से दैट m अपॉन m इंटू माइनस ऑफ आई कैप। दिस इज द केस ऑफ रिकॉइल ऑफ गन। अब ये बता रहा है कि जब बुलेट हमारे पास u स्पीड से आगे की तरफ जाएगी, तो जो गन है वो m अपॉन m इंटू यू स्पीड से, सॉरी ये भी है इसमें, इस स्पीड से पीछे की तरफ आएगी, माइनस आई कैप पीछे की तरफ आएगी। इसलिए हमारे पास गन जो होती है वो पीछे की तरफ एक जर्क देती है जब आप उसको फायर करते हो। अब देखो ये जो जर्क है, ये जर्क कम से कम हो, यानी पीछे की तरफ जो स्पीड है वो कम से कम आए गन की, तो आपको क्या करना पड़ेगा? दिस m शुड बी हाई। गन का जो मास है वो ज्यादा होना चाहिए। इसलिए आपने देखा होगा हैवी गन जो होती हैं उनमें रिकॉइलिंग जो होती है वो कम होती है। जो अच्छा, दूसरा, अब एक कॉन्सेप्ट और मुझे बताओ। मोमेंटम टाइम ग्राफ जो होता है, अगर मैं इसको बनाऊं, सपोज ये मेरे पास मोमेंटम टाइम ग्राफ है, कोई भी एक ग्राफ ले लो, मान लीजिए ग्राफ कुछ ऐसे है, चलो ऐसे ही ले लेते हैं। तो इसका स्लोप क्या बताएगा? स्लोप निकाल लेते हैं, इस पे 2 पॉइंट एज्यूम कर लेते हैं। तो 2 पॉइंट अगर एज्यूम कर लिए तो इसका स्लोप थीटा से निकलेगा। ये हो जाएगा हमारे पास डेल्टा पी, और ये हो जाएगा हमारे पास डेल्टा टी। तो इसका मतलब टेन थीटा कितना हुआ? डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। और ये तो क्या होता है? अरे वाह, ये तो हमारे पास एफ आ गई। तो मोमेंटम टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो फोर्स के इक्वल होता है। क्लियर हो गया? सेकंड थिंग, फोर्स टाइम ग्राफ स्लोप। फोर्स टाइम ग्राफ, चलो फोर्स टाइम ग्राफ बनाते हैं। ये टाइम है, ये फोर्स है। चलो, एक कांस्टेंट फोर्स लगी है ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो इसका जो एरिया होगा वो क्या है? टाइम एक्सिस के साथ जो एरिया वो क्या बता रहा है? देखो यहां से यहां तक हमारे पास जो है फोर्स तो है ये, और ये जो हमारे पास निकल के आया ये डेल्टा टी निकल के आ गया, क्योंकि फोर्स दोनों में हमारे पास यहाँ पे भी एफ है, यहाँ पे भी एफ है, कांस्टेंट है फोर्स। तो एरिया कितना हो जाएगा? फोर्स इंटू डेल्टा टी, और ये क्या होता है हमारे पास? आई, इम्पल्स। फोर्स टाइम ग्राफ का टाइम एक्सिस के साथ जो एरिया बनता है दैट इज ऑलवेज इम्पल्स, ठीक है। और मोमेंटम टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है दैट गिव्स फोर्स। बात समझ में आया?
कोई क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, ये फोर्स टाइम ग्राफ दे रखा है और ये ग्राफ कुछ इस तरीके से है। क्लियर? ये हमारे पास 1, ये हमारे पास 0, ये हमारे पास 2.5, ये आ गया 3। तो आप एक काम करो, इसको 1.5 ले लेते हैं, इसको हम 2.5 ले लेते हैं। 1.5 वाला यहाँ चला गया, 2 वाला भी हमारे पास यहाँ आ गया, ठीक है। और ये जो आया है हमारे पास, ये वाली फोर्स आ गई हमारे पास 12,000 न्यूटन, और यहाँ पे जो पीक है दिस इज 18,000 न्यूटन एंड दिस इज 6,000 न्यूटन। ये हमारे पास एक ग्राफ दिया हुआ है, दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी एंड दिस पॉइंट इज सी। सो आप इसको एज्यूम करो कि एक क्रिकेट बॉल को जब आपने बैट से हिट किया तो उसका फोर्स टाइम ग्राफ दे दिया हमारे पास। तो आपको सबसे पहले कैलकुलेट करना है इम्पल्स डिलीवर्ड बाय बॉल, डिलीवर्ड बाय बैट टू बॉल, और सेकंड निकालना है हमारे पास एवरेज फोर्स एक्सर्टेड ऑन बॉल। कैसे निकालोगे? ट्राई करोगे इसको? दोनों चीजें मैंने आपको बता रखी है कि फोर्स टाइम ग्राफ है, इंपल्स कैसे निकालेंगे। आपको इंपल्स निकालना है बेटा। तो एरिया निकाल लो, हाफ ऑफ बेस, बेस कितना हो गया हमारे पास 2.5 माइनस 1, हाइट कितना हो जाएगा 18,000 माइनस 0, 1.5 इंटू 18,000 डिवाइड बाय 2, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 59 या 135, ठीक है। यूनिट कितनी हो जाएगी जो हमारे पास मोमेंटम की यूनिट होती है। क्लियर हुआ? सेकंड पार्ट क्या पूछा है? एवरेज फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉल। देखो हमारे पास I इज इक्वल टू क्या होता है F इंटू डेल्टा टी, और ये F क्या होता है एवरेज फोर्स। तो अगर इंपल्स निकल गया तो फोर्स निकाल लोगे आप। I कितना है हमारे पास और डेल्टा टी कितना है, कितने टाइम तक लगी है फोर्स 2.5 माइनस 1, 13500 अपॉन 1.5, 1.5 को सॉल्व कर लेते हैं, आ गया 9,000 न्यूटन। सो 9,000 न्यूटन की एवरेज फोर्स है हमारे पास, और जो टाइम है वो माइक्रो सेकंड में दिया हुआ है, और फोर्स जो है वो न्यूटन में दिया हुआ है। ग्राफ कुछ इस तरीके से है। ये है पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी एंड पॉइंट डी। दिस पॉइंट डी इज 16, this one is 0, this point B is at 2, this point C is at 6, this is 800, this is 200। तो आपको कैलकुलेट क्या करना है, ये आपको सिचुएशन दे दी, टोटल इंपल्स निकालो। टोटल इंपल्स फ्रॉम 4 माइक्रोसेकंड टू 16 माइक्रोसेकंड। चलो कैलकुलेट करो इसको। 4 सॉरी इसको 4 ले लो बेटा, 4 माइक्रोसेकंड टू 16 माइक्रोसेकंड के बीच में जो हमारे पास इंपल्स है वो निकालना है। ट्राई करो इसको, ठीक है। 4 माइक्रोसेकंड से लेके
16 माइक्रोसेकंड के बीच में आपको कैलकुलेट करना है टोटल इंपल्स। अब फोर्स टाइम ग्राफ में इंपल्स क्या होता है? चेंज इन एरिया। तो आपको कैलकुलेट करना है एरिया। कौन सा एरिया निकालना है? ये वाला पूरा एरिया निकालना है। ठीक है, अब कैसे निकालोगे इस एरिया को? देखो, आप एक काम करो, इसको मैं बताता हूं इसको कैसे करो। इसको यहां पे ऐसे कर दीजिए, तो आपके पास एक सेक्शन ये बन गया, एक सेक्शन ये बन गया और एक सेक्शन ये बन गया। तो इसका इम्पल्स निकालना है आपको। इम्पल्स इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ वन पार्ट प्लस सेकंड पार्ट प्लस थर्ड पार्ट। तो वन पार्ट का एरिया कितना हो जाएगा? 6 - 4 इंटू 200 - 0। ये वन पार्ट का एरिया होगा। प्लस सेकंड पार्ट इज एन ट्रायंगल, तो हाफ ऑफ बेस 6 - 4, हाइट कितनी हो जाएगी? 800 - 200। ठीक है, प्लस थर्ड पार्ट इज अगेन अ ट्रायंगल, तो हाफ ऑफ बेस 16 - 6 और हाइट कितनी हो जाएगी? 800 - 0। सॉल्व कर लीजिए इसको। ये हो जाएगा 200 इंटू 2 प्लस ये हो जाएगा 600, सॉरी प्लस 400 इंटू 10। सॉल्व कर लेते हैं इसको। 400 प्लस 600 प्लस 4000 कितना आ जाएगा हमारे पास? आई थिंक ये आ गया 5000 kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है बेटा, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? No, sir. इजी था। Yes, sir. तो इस तरीके से हमारे पास इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। रॉकेट प्रोपल्शन का अगर केस आएगा तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे वो बता देता हूं। अब दो चीजें होती हैं कि या तो वो हमारे पास रॉकेट जो होगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रहा होगा। दूसरा केस है कि रॉकेट जो है हमारे पास कांस्टेंट स्पीड से ट्रेवल कर रहा होगा। दो केस बनते हैं हमारे पास। सपोज ये आपके पास रॉकेट है, ठीक है, पीछे की तरफ गैस इजेक्ट होती है हमारे पास। तो रॉकेट का चलो मास हमने एज्यूम कर लिया कि m है, और जो गैसेस हैं पीछे की तरफ हमारे पास आती है, तो रॉकेट हमारे पास ऊपर की तरफ जाता है। और अगर हम यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि देखो रॉकेट की स्पीड अलग होगी, गैस के इजेक्शन की स्पीड अलग होगी, तो हमें रिलेटिव वेलोसिटी एज्यूम करनी पड़ेगी। और इसका जो वेट, रॉकेट का जो वेट हो जाएगा वो हो जाएगा mg। और अगर रिलेटिव वेलोसिटी r रिलेटिव है, v रिलेटिव हो गया, क्या लिख रहा हूं मैं? अगर रॉकेट की वेलोसिटी v रिलेटिव है अपवर्ड डायरेक्शन में, तो गैस हमारे पास v रिलेटिव डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। और ये किस रेट से चेंज होगा? dm/dt। और ये किस रेट से चेंज होगा? dm/dt। मास, क्योंकि जैसे जैसे गैस इजेक्ट होती रहेगी तो क्या होगा? उसका मास चेंज होता रहेगा। तो जो चेंज इन मास है उससे हमारे पास क्या होगा? रॉकेट अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो हम वन बाय वन इसमें दोनों केस स्टडी कर लेते हैं। फर्स्ट केस है हमारे पास कि जब हमारे पास एक्सेलरेट कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, उस केस में हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो नेट अपवर्ड फोर्स जो हो जाएगी कितनी हो जाएगी? ma। और ma कितना हो जाएगा? v रिलेटिव इंटू dm/dt माइनस mg, इसका वेट डाउनवर्ड। क्लियर हुआ? Yes, sir. ठीक है। और केस सेकंड हमारे पास क्या बनता है कि अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है, तो a की वैल्यू 0 हो गई।
तो जब ऊपर वाली इक्वेशन में 0 कर दो इसको, तो v रिलेटिव इंटू dm अपॉन dt माइनस mg। तो इसका मतलब क्या हुआ, v रिलेटिव इंटू dm अपॉन dt इज इक्वल टू mg। आपको इक्वेशन एक ही याद रखनी है। बस यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना बेटा कि जो मैंने v रिलेटिव लिखा है ये क्या है हमारे पास, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ इजेक्टेड मास विद रेस्पेक्ट टू रॉकेट। relative velocity of ejected mass with respect to rocket। ये ध्यान रखना। क्लियर हुआ कि आपके पास एक 600 kg का रॉकेट है, आपने उसको रेडी कर दिया कि भैया अब तू ऊपर जाएगा। अगर गैसेस जो है उनकी एग्जॉस्ट स्पीड 1000 मीटर पर सेकंड है, यानी क्या दे दिया आपको, v रिलेटिव दे दिया। तो हमें कैलकुलेट करना है द मास ऑफ गैस इजेक्टेड पर सेकंड। तो यानी आपको कैलकुलेट क्या करना है, dm अपॉन dt आपको कैलकुलेट करना है टू सप्लाई द थ्रस्ट नीडेड टू ओवरकम द वेट ऑफ रॉकेट। ठीक है, और मास कितना दे दिया रॉकेट का हमारे पास, 600 kg। तो आई डोंट थिंक कि मुझे इसमें कोई ऐसी चीज है जो नहीं मिल रही है। तो अच्छा, दूसरा, इसमें कहीं पर भी उसने ये नहीं बोला कि इसको एक्सेलरेट किया है, वो किया है। तो क्योंकि उसने बोल दिया कि द थ्रस्ट नीडेड टू ओवरकम द वेट ऑफ रॉकेट, इसका मतलब क्या हुआ, वेट ऑफ रॉकेट मतलब mg। इसको बैलेंस कौन कर रहा है, थ्रस्ट। थ्रस्ट का क्या होगी, v रिलेटिव इंटू dm अपॉन dt, दिस इज द थ्रस्ट। तो ये दोनों बराबर होने चाहिए। तो हमें इसको कंडीशन पुट कर दो। तो m कितना है हमारे पास, 600, g की वैल्यू 10, v रिलेटिव इज 1000 और dm अपॉन dt आपको कैलकुलेट करना है। 30 से 30 कैंसिल, सो आ गया हमारे पास dm अपॉन dt इज 6 kg पर सेकेंड। टफ क्वेश्चन होता है ना बेटा। नो सर। इस तरीके से हमारे पास इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सर मुझे कुछ पूछना है। बोलो बेटा। सर जैसे कि रॉकेट जाता है ना, तो ग्रेविटी उसे खींचती नहीं अपनी तरफ, खींचती है। तो सर फिर उड़ कैसे जाता है वो? अरे जब आप एक्टिवा चलाते हो तो ग्राउंड पे फ्रिक्शन Yes, sir. मिलता है ना उसको। यस सर। तो जब फ्रिक्शन मिलता है तभी तो वो गाड़ी रुकती है। अगर फ्रिक्शन ना होता क्या आप गाड़ी चला पाते? अगर ग्राउंड के और टायर के बीच में फ्रिक्शन ना होता तो क्या आप गाड़ी चला पाते? नो सर। क्यों नहीं चला पाते? सर क्योंकि चला तो पाते वो स्लिप लेकिन हो शायद जाती है। रोक नहीं। गाड़ी नहीं चलती बिल्कुल भी। चलाने sir. के लिए क्या है, आपको आगे की तरफ जाना है तो पीछे की तरफ एक फोर्स चाहिए या नहीं चाहिए? सच्ची है। तो जब आपके पास फ्रिक्शन ही नहीं है तो पीछे की तरफ फोर्स कहां से मिलेगा? एवरी एक्शन एंड इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। आप व्हील जो है, टायर जो है, वो ग्राउंड पे कहीं फोर्स लगाएगा तभी तो ग्राउंड उसको थ्रस्ट देगा ताकि वो आगे जाए। तो अभी जो हमने ये कैलकुलेट किया कि थ्रस्ट नीडेड टू ओवरकम द वेट ऑफ रॉकेट, तो भैया इस वेट को, वेट का मतलब क्या है, mg, अर्थ खींच रही है ये। mg इज द अर्थ खींच रही है उसको ओवरकम कौन कर रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मास एंड द रिलेटिव वेलोसिटी। तो थ्रस्ट मिला ना उसको। यस सर, यस तो सर। ऊपर ऊपर तभी तो जाएगा जब उसके अंदर फ्यूल होगा, क्योंकि फ्यूल होगा तभी तो थ्रस्ट आएगा। थ्रस्ट आएगा तभी तो अर्थ के वेट को बैलेंस करेगा तो वो कांस्टेंट स्पीड से जाएगा। और अगर एक्सेलरेट करना है तो उसकी वैल्यू उससे ज्यादा होनी चाहिए। यस सर। ठीक है ना। यस यस। तो जब ग्रेविटेशन वाला टॉपिक पढ़ेंगे वहां पे जाके और डिटेल पर, अभी तो न्यूटन थर्ड लॉ आएगा, न्यूटन थर्ड लॉ में इसको और ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। तो आज हमने फर्स्ट लॉ डिस्कस कर लिया, सेकंड लॉ डिस्कस कर लिया, इंपल्स डिस्कस कर लिया, मोमेंटम डिस्कस कर लिया, चेंज इन मोमेंटम निकाल लिया, रॉकेट प्रोपल्शन क्लियर कर लिया। तो कल
मैं आपको डिस्कस कराऊंगा न्यूटन्स थर्ड लॉ पे बेस्ड प्रॉब्लम्स, और कल आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाने सिखाऊंगा, नॉर्मल रिएक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं, और एक लिफ्ट वाला केस आता है, एलिवेटर प्रॉब्लम, एलिवेटर वाली प्रॉब्लम करेंगे जिसमें सारे केस होंगे, ठीक है। और कांटेक्ट फोर्स के जितने भी हमारे पास सिचुएशन बनेंगी वो सारी हम सॉल्व करेंगे, और फिर आ जाएगी हमारे पास स्ट्रिंग का केस आ जाएगा, पुली का केस आ जाएगा। तो अब न्यूटन्स लॉ के प्रॉब्लम्स को आप प्रैक्टिस करते रहो, असाइनमेंट आपको अभी मिल जाएगा थोड़ी देर बाद, और जितना मैंने आज पढ़ाया उतने क्वेश्चंस आज ही सॉल्व कर दो, ठीक है बच्चों, बाकी कल करते हैं।